दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो शर्त यह है कि एक तो वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको पूरा देखिए। चलते हैं देखिए पेपर की ओर। अर्धवार्षिक परीक्षा देखिए, कुछ विद्यालयों में 70 अंक का है, कुछ में 80 अंक का है, कुछ में 100 अंक का है। तो इसलिए मैंने पूर्णांक जो है 100 रखा है। इसके झमेले में न पढ़ के आप जो है इस पेपर को देखिए ध्यान से। कक्षा 11 है, जो विषय हिंदी, और समय जो है 3 घंटे 15 मिनट है। निर्देश जो है सभी प्रश्न अनिवार्य है। सफाई का आप विषय ध्यान रखें। देखिए, शर्त यह है कि एक तो आप पेपर पूरा करेंगे और अच्छी तरह यानी कि राइटिंग जो है आपकी सुंदर होनी चाहिए, तो आपके जो है काफी अच्छे अंक आएंगे। चलते हैं देखिए, ये खंड क, ये जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में बटा हुआ है। 50 अंक का क है, 50 अंक का ख है। देखिए ये जो है पहले जो है ये बहुविकल्प प्रश्न है, ये इतिहास से संबंधित आते हैं। देखिए, पहला क, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। देखिए एक नंबर 5 क्वेश्चन है ये पहले में। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ल युग का प्रारंभ है। तो शुक्ल युग का प्रारंभ जो है कब से है? पहला ही देखिए उत्तर है सन 1919 से, जिसे जो है छायावाद युग कहते हैं। कहीं 18 से भी दे रखा है पर 19 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? विधा बचाइए, बतानी है इसमें। देखिए, जैसे उपन्यास है, कहानी है, तो ये विधा होती है, निबंध है, सारी विधा है, तो इसमें बतानी है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा का किस विधा की रचना है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। ये तीसरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, घ, इंदुमती है। इंदुमती क्या क्या चीज है? ये नाटक है, उपन्यास है या जीवनी है, क्या है? तो इंदुमती जो है ये किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी थी और हिंदी की जो है प्रथम कहानी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, परीक्षा गुरु के लेखक हैं, कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद, लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। ये हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको अंग्रेजी की तरह का पहला उपन्यास माना है। फिर देखेगा, आगे चलते हैं। देखिए, ये 5 क्वेश्चन है, एक एक नंबर की, मैंने उत्तर सहित आपको बता दिए। ध्यान से देखिए आप इनको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, देखिए जैसे रामचरितमानस, पद्मावत, साकेत, पृथ्वीराज रासो। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो है पृथ्वीराज रासो। ये चंद्रप्रदाय ने लिखा था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता है तो कौन है? माधवदास, तुलसीदास, केशवदास, सूरदास। देखिए, इसका उत्तर तो आप सभी को पता है। ऐसे जो है रामचरितमानस के जो है रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। देखिए दोस्तों, ग, हिंदी के प्रथम कवि है। तो हिंदी के प्रथम कवि गोरखनाथ, सराफा, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो देखिए, हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो जो सराफा माने जाते हैं, इनको आज जो है राहुल शंकरदयाल और सर्वमान्य माने जाते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घ, कामायनी महाकाव्य की रचना करें। कामायनी जो है ये छायावाद का महाकाव्य है और इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसमें जो है 15 सर्ग है। पहला सर्ग जो है चिंता है और बाकी 14 सर्ग और इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाल रासों के रचयिता हैं। देखिए, नरपति विजय, नरपति नाल्हा और सारंगधर जगनी। तो ये परमाल रासो आलाखंडी पे कहलाता है। ये जो है देखिए, इसके रचयिता कौन है? जगनी। इसको आलाखंड नाम भी दिया गया और इसको जो है फर्रुखाबाद के जो डीएम थे चार्ल्स इलियट, उन्होंने जो है इसको जो है आलाखंड नाम से अनुवाद कराया था इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, ये गद्यांश लिखा हुआ है। आज बड़े आनंद का दिन है, छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। सौभाग्य आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यदि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर इंजन बिना सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलाए। देखिए, जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है और ये भारत को वर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है उससे लगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आए या कोई और आए, वैसे इसके आने की पूरी संभावना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ जो है
केवल जो है आपको पाठ का नाम होना चाहिए याद, और कवि का नाम या लेखक का नाम होना चाहिए। ये जो है इसका संदर्भ हो जाएगा, जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं, और भारतवर्षोन्नति की सूक्ति है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो अंडरलाइन कर रखे इसकी देखे, इसमें व्याख्या करनी है। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ है वही बहुत है, हमारे हिंदुस्तान तो रेल की गाड़ी है। देखिए इस जो हमारे थोड़े जो हिंदुस्तानी है वे आलसी स्वभाव के हैं, परंतु देखिए इसमें लेखक कह रहा है कि इसमें जो कुछ हुआ है बहुत कुछ है। देखिए हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। रेल की गाड़ी का मतलब है कि जैसे जब रेल खड़ी हो अगर उसको इंजन ना लगे तो चल नहीं सकती, ऐसे ही जो है जब तक हिंदुस्तानियों को नेतृत्व करने वाला ना हो जाए तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। इन्हें नेतृत्व करने वाला मिल जाए तो ये क्या नहीं कर सकते, मंगल ग्रह चंद्रमा पर पहुंचने की ताकत रखते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, का चुप साधी रहा बलवाना, यहाँ किसके लिए कहा गया? तो यह जो है किसके लिए गया? जब समुद्र पार करने के लिए राम की सेना जो खड़ी थी, परंतु जो है किस तरह पार जाया जाए समुद्र के, ये नहीं, तब उनको हनुमान जी को जो है उनका बल याद दिला गया, तब वो जाकर के उड़ करके समुद्र पार गए थे वहां पे लंका में। तो ये हनुमान जी के लिए कहा गया है। देखिए हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी से क्या तात्पर्य? रेलगाड़ी की तात्पर्य ये है कि जैसे रेलगाड़ी है इंजन की चलती है, वैसे ही जो हिंदुस्तानी है उनको भी इंजन रूपी नेतृत्व करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, फिर ये सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए हिंदुस्तानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो सीधी बात है, हिंदुस्तानी भारतीयों के लिए, भारत में रहने वालों के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए या तो यह करेंगे, फिर अथवा अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली। अंशुमाली कहते हैं हम जो है सूर्य को अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने से पहले ही थोड़े, देखो अरुण का सारथी जो है, सूर्य का सारथी कौन है? सारथी कहते हैं रथ हाँकने वाले को। सूर्य जो भी रथ है उनको हाँकने वाले जो है, जैसे प्रातः काल होती है उससे पहले एक लालिमा से दिखाई देती है, तो वो सूर्य का क्या कहलाएगा? अरुण कहलाएगा, उसका उनका सारथी कहलाएगा। चलते हैं आगे। ही नहीं समस्त तिमिर का, तिमिर कहते हैं अंधकार को, का समूल नाश कर दिया। समूल नाश का मतलब जड़ से ही उखाड़ फेंक दिया। यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को शरण न देकर खुद ही उसके विपक्षियों को उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर अपत आ गई। देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए संदर्भ जो है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये तो पाठ का नाम हो गया, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हो गए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश जो है यहाँ से शुरू होता है, अंधकार के विकट बैरी महारा अंशुमाली। अंशुमाली का मतलब होता है सूर्य, तो वो जो है सूर्य किसके बैरी है? अंधकार के। तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने से पहले, उनके निकलने से पहले जो उनका सारथी था, उन्होंने जो है था अंधकार को मार भगाया, यानी कि समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया, जितने भी अंधकार था सब नष्ट कर दिया, ये इसका मतलब है। फिर देखते हैं अंशुमाली का सारथी कौन? अंशुमाली का मतलब सूर्य, सूर्य का सारथी कौन है? अरुण। समझ में आ गया होगा। अंधकार का विकट बैरी किसे कहा गया है? अंधकार का विकट बैरी अंशुमाली को कहा गया है, अर्थात सूर्य को कहा गया है। देखिए अरुण के आते ही किस पर आफत आ गई? जैसे प्रातःकाल लालिमा दिखाई देगा, अरुण दिखाई देगा, तो किसके ऊपर आफत आएगी? रात्रि की। रात्रि एकदम भाग जाएगी, रात्रि समाप्त होने लगेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आए देखिए, काहरी नलनी तू कुमलानी, तेरी ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोड़ निवास, न तली तपती न ऊपरी आगी, तोर हेतु कहूं कासनी लागी, कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मोहे हमारे जान। ये जो है कबीरदास जी के पदावली में से लिया गया। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। कवि का नाम जो कबीरदास जी और शीर्षक जो पदावली है। फिर देखे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें जीव आत्मा को प्रतीक बना करके जो है कबीरदास जी बता रहे हैं कि जब तक परमात्मा से तुम्हारा संबंध बना होगा आत्मा का, तो उसे कुछ नहीं होना। जब वो सांसारिक काम वासना में उसकी जो है उसका मोह हो जाएगा, तब उसको जो है वह जो है तपने लगेगी, अर्थात जो है कमलनी की तरह उसका भी नाश होने लगेगा। देखिए नलिनी का विकास किससे होता है? नलिनी का विकास तो जो है कैसे? पानी से होता है। और प्रभु रूपी परमात्मा रूपी जो है आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाएगी तभी उसका विकास हो पाएगा। कवि का क्या प्रश्न पूछता है? कवि और किससे पूछता है? कवि नलिनी को प्रतीक बना करके आत्मा से प्रश्न पूछ रहा है कि तुझे जो है काहे को किस प्रकार से तुझे जो है तू जल रही है,
जबकि तू जो है परमात्मा से जुड़ी हुई है। जब तक तू परमात्मा से जुड़े रहेगी, जब तक तेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अर्थात तुझे संसार का कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। सरोवर के पानी में किसकी नाली है? सरोवर के पानी में जो है किसकी नाली है? कमलिनी की नाल है। अर्थात परमात्मा रूपी जल में आत्मा रूपी नाली बनी हुई है। देखिए दोस्तों, अगला देखिए, अब के राखी लेव भगवान हो अनाथ बैठियो दुर्म डारिया पारदी साधे बान ताकि डरसे में भाजियो चाँद ऊपर ढुके सचान दो भांति दुख भयो आनी यह कौन उबारे प्राण सुमृत ही एहिडसियो पारदी कर छूटियो संदान सूरदास सर लगियो सचानी जय जय कृपा निधान। देखिए कबीरदास वाला था ये जो है, अब के जो सूरदास वाला है, और किसे विनय के पद में से लिया गया है। सूरदास इसके जो है कवि है। और इसमें एक पहचान है सबसे लास्ट वाली में, कबीरदास जी, रहीमदास जी, तुलसीदास जी और या सूरदास जी। दोस्तों पहचान रहती है कि लास्ट में वो अपना नाम जरूर आता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखो इसमें जो है कबीरदास जी अपने आप को एक पक्षी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और दो ओर से मुसीबतें आ गई है। वे प्रभु का स्मरण करते हैं, वो मुसीबतें सारी चली जाती है। इसके बारे में इसने वर्णन कर रखा है। देखो यहाँ उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक कवि का नाम लिखिए। शीर्षक जो है विनय के पद है, और जो है लेखक जो कवि जो है वो सूरदास जी है। तो रेखांक के अंश की व्याख्या कीजिए। देखे रहेंगे, हो अनाथ बैठियो तुम डरियो पारदी साधे बान ताकि डर से मैं भाजियो चाँद ऊपर ढुकियो सुचान। तो इसमें जो जो सूरदास जी है पक्षी के रूप में जो है अपने ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि मैं जो है अनाथ होकर के यहाँ पर शिकारी के डर से, जो शिकारी और किसके, बाज के डर से यहाँ बैठा हुआ था। तो बाज के डर से बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर, और पारधी पारधी में शिकारी ने बांध तान रखा था। उनके डर से मैं भागना चाहता था, और क्या हो रहा, ऊपर बाज जो है मंडरा रहा है। मतलब एक और तो पारधी ने बांध साध रखा है, दूसरे ओर जो है ऊपर क्या कौन जो है वो क्या बोलते हैं उसे, बाज जो है चारों ओर उड़ रहा है। तो उसके पक्षी के दोनों तरफ से प्राण मुसीबत में आ गए हैं। तो यहाँ कौन किससे कहता है? यहाँ सूरदास रूपी जो पक्षी है वो ईश्वर से कह रहे हैं। अंत में किसकी वजह होती है? अंत में जो है उस आत्मा रूपी पक्षी की वजह होती है। बाण किसको लगता है? बाण जाकर के जो बाण जो था शिकारी के पांव में जो है अब सांप डर लेता है, और शिकारी का निशाना जो है पक्षी से हट करके इस पे लग जाता है, उस पे लग जाता है बाज को, और अंत में बाज मारा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये, बाण जाकर के बाज को लगता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। इसमें देखिए दोस्तों, लेखक का परिचय और कवि का परिचय देखिए। क्या मैं तो जो है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना बताइए। तो इसमें मेन चीजें होती है, उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनके माता पिता कौन थे, ये चीज मेन होती है। और उसमें 2-4 उसकी रचना याद कर लीजिए, और फिर उसको बना करके चेप दीजिए, बढ़िया नंबर आ जाएगा आपको। पहला है भारतेंदु चंद, दूसरा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है सरदार पूर्ण सिंह। इसमें से आप 3 में से अगर 2 भी कोई सी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर देखिए ख, निम्नलिखित में किसी एक कवि का परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख कृतियां लिखिए। ये भी 5 अंक है, ये भी 5 अंक का। देखिए इसमें कबीरदास जी है, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से भी आप 2 कोई सी कर लीजिए, आपको निश्चित आ जाएगी जीवनी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए। देखो दो कहानी तो मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है, बहुत आसान कहानी है, किसान के ऊपर है। और ये जो है आकाशदीप जो है उनके जो है बुद्धगुप्त के और चंपा के ऊपर है, वो किस प्रकार से जो है यात्रा कर रहे हैं और कहा अंत में किस द्वीप पर पहुंचते हैं। प्रायश्चित, ये बिल्ली वाली कहानी है, किस प्रकार से बिल्ली के मरने के पश्चात जो है वो प्रायश्चित के लिए पंडित उनका किस प्रकार के मूर्ख बना रहा है। इसमें केवल उद्देश्य लेके बाह्य आडंबरों को हमें नहीं मारना चाहिए, इसके अंदर कहानी के ये दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सुपठित नाटक के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए आपके क्षेत्र में जो भी इसमें से कौन सा जो भी नाटक लगा हुआ है उसका ही उत्तर देना है, सबका नहीं उत्तर देना। उसमें से भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से एक का उत्तर देना है। जैसे ये उदाहरण के तौर पर कुहासा और किरण नाटक के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय अंग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। या इनमें से 2 में से एक, इनमें से 2 तो ये हो गया और एक ये हो गया। कुहासा और किरण नाटक के आधार पर नायक का चित्रण कीजिए। देखो या तो इन दोनों में से एक कर दो या ये कर दो, तीनों में से एक करना है केवल आपको, आपके क्षेत्र में जो भी नाटक लगा हुआ है। देखिए ऐसे ही आन का मान है, और फिर जो है गरुड़ ध्वज है, फिर जो है सूतपुत्र है, जो भी आपके उसमें लगा हुआ है आपके क्षेत्र में, आप जो है उसमें से लिख देंगे। आगे चलते हैं। खंड कै जो 50 अंक का था, ये देखिए। तो इसमें जो है संस्कृत का गद खंड का पहले देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है, कह दिए गए
संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। किस पाठ से लिया गया है? और ये प्रयाग पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक का नहीं होता बल्कि केवल पाठ का नाम देना पड़ता है। देखिए, ऋषि भारद्वाज आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। ये ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। यत्र पुरा 10 सहस्त्रमिता विद्यार्थिन अधीतेन पितु आज्ञाम पालन पुरुषोत्तम श्री राम अध्याय वनम गच्छने कुत्र मया वस्तुम इति प्रष्टुम अत्रैव भारद्वाजस्य समीप आगते। देखिए, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है, जहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ रहना चाहिए, यह पूछने के लिए भारद्वाज के समीप आए। चित्रकूट में तन्निवासी योग्यम उचित स्थानम इति तेनादिष्टम रामे सीता लक्ष्मण च सह चित्रकूटम अगस्त्य। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने के लिए उचित स्थान है, ऐसा भारद्वाज जी के द्वारा आदेश दिए जाने पर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ में चित्रकूट चले गए। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यह है या तो वो वाला का प्रयाग वाला या हिमालय वाला। ये हिमालय से अयम पर्वतराज भारतवर्ष से उत्तर सीमनी स्थित है तथा प्रहरी शत्रुभ्य सततम रक्षति। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा पर स्थित, वहां पर पहरेदार की तरह शत्रुओं से लगातार रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्रगम्य गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, आख्या, महानद्य, सदरी, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी पर्वतीय नद्यश्च समस्तमापि उत्तर भारत भूय स्वीक्य तीर्थों को उदकई न केवलम पुनन्ति अपितु इमा सच्चे श्यामलाम कुर्वन्ति। हिमालय से समुद्र की ओर बहती हुई गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि महानदी, सदरी, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कोसकी और कोसकी आदि नदियां समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती है बल्कि इसे सच्चे श्यामलाम भी करती है, अर्थात फसलों के द्वारा हरा भरा भी करती है। आगे चलते हैं दोस्तों देखिए, आगे चलते हैं। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद हिंदी में कीजिए। देखो, यतो यते समयसे ततो नो अभ्यम कुरुम, ये जो है सुर वाली वंदना से है। सन्नम कुरु प्रजाभ्यो अयम न पशुभ्य। हे ईश्वर, आप जिस चीज से चाहते हैं उससे हमें अभयता प्रदान कीजिए, हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए और हमें हमारी प्रजा को जो है पशुओं से जो है अभयता प्रदान कीजिए। अथवा ये देखिए, अगला जो है सदाचार उपदेश से है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वर्धोपेशुनि तच्चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभले। देखिए, जो व्यक्ति अभिवादनशील है, नित्य वृद्धों के पास में रहकर उनकी सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति के 4 चीजें बढ़ जाती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। देखिए, जो व्यक्ति अभिवादनशील है, नित्य वृद्धों के पास में रहकर उनकी सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति की 4 चीजें आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुकेल प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो है संधियां दिए हुए है। साक्षर का संधि विच्छेद है, तो साक्षर का संधि विच्छेद सीधा बता रहा हूं मैं। तो सह जमा अक्षर है, साक्षर हो गया। पाव के का संधि विच्छेद क्या है? पाउ जमा अके, यह आयादी संधि है, तो ये वाला इसका ऑप्शन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, जगते। जगते में हमें विभक्ति बतानी है, कौन सी वचन है वो बतानी है। देखो, डायरेक्ट बता रहा हूँ, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। देखिए, आत्मनि, आत्मनि में जो है कौन सी व्यक्ति कौन सी वचन है वो इसको बताना है हमने। इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है इसके अंदर। आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, जो है अर्थ एक नंबर का है, वाक्य में प्रयोग करना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिया है मैंने। ईद का चांद होना, ईद का चांद का मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सोहन, तुम तो बहुत दिनों बाद दिखाए हो, तुम तो यार ईद के चांद हो गए। इस तरह बिल्कुल सिंपल बता देना एकदम। अंधे की लाठी होना का, अंधे की लकड़ी होना या लाठी होना का मतलब एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी थे। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। एक पंथ दो काज, ये क्या मतलब? एक युक्ति से 2 कार्य सिद्ध करना। बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्या है? निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखो दोस्तों, जो है यहाँ पे जो है ये 2 अंक का है, 1 जमा 1 अंक का है। देखिए, यह है पुरुष और परुष, 2 शब्द युग्म है, एक जैसे हैं, इनके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। देखो, पुरुष का मतलब होता है व्यक्ति भी कह दीजिए, और परुष का मतलब होता है कठोर। देखिए, इसमें जो है व्यक्ति और कठोर, ये चौथा नंबर का हमारा जो है ऑप्शन, ये ठीक हो जाएगा। देखिए, अब फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अविराम और अभिराम। अविराम का मतलब होता है लगातार,
और अभिराम का मतलब सुंदर। देखिए इसमें हो जाएगा अनवरत, बिना रुके, और आकर्षक का मतलब जो है सुंदर। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखे। देखिए अंक है, एक तो नाटक का अंक होता है, एक दूसरा क्या कहते हैं, गोद कहते हैं। अर्क, अर्क का मतलब जो है किसी का रस भी कहते हैं, और का मतलब सूर्य भी होता है। ऐसे कनक, कनक का मतलब सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। कोई सा लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी प्रकार से आप इसको समझ में आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए पुत्री पराया धन होते हैं, तो पुत्री पराया धन होती है। दही बहुत खट्टी है। देखिए हम साधारण बोलचाल में खट्टी कहते हैं, परंतु वो जो है खट्टी नहीं, वो पुल्लिंग है दही। देख यहाँ पे आ जाएगा दही बहुत खट्टा है। फिर देखिए एक फूल की माला लाओ। फूल की जो है बहुत सारे फूल हो गए, जब माला बनेगी एक फूल होगी नहीं, यानी कि फूलों की एक माला लाओ। फूल नहीं। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, तो ये हो जाएगा एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं। ठीक है। देखिए घ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। देखिए घुटनों तक जिसकी बाहें, घुटनों तक जिसकी बाहें किसकी थी, प्रभु श्री राम की जो है घुटनों तक बाह होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए घुटनी है, दीर्घ बाहु, अजान बाहु, आजान बाहु। देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये हो जाएगा ए जान बाहु, आजान नहीं, ए जान बाहु, जिसके घुटनों तक भुजाएं हो। तो देखिए कविता रचने वाली स्त्री, ये बहुत बार आया और बच्चे इसमें हर एक बार गलती करते हैं। देखिए अब देखो क्या करते हैं, कवि और स्त्री ये कर देते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। देखिए पहले लिखिए कव, फिर लिखिए यह पे छोटी की मात्रा, तरह तरह पे बड़ी की मात्रा। तो आप इसको रट लीजिए अच्छी प्रकार से, आपका गलत नहीं होगा। वरना ये लगाते हैं या ये लगा देंगे, ये नहीं लगाना जो शुरू में लिखा है। इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए, अच्छी प्रकार से देखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन, ये 13 का क्या क्वेश्चन है। श्रृंगार रस अथवा वीर रस की स्थायी भाव तथा सात परिभाषा का उदाहरण दीजिए। तो इसमें श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव रति होता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। तो इसमें कोई सा भी उदाहरण लिख दीजिए। बरतस लाल लाल की मुरली धरी लुकाए, सो कहने भवन धन क्या नटी जाए। इसमें जो है वीर रस में चढ़ चेतक पर तलवार उठा भूतल करता था पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करके सफल करता था जवानी को। या इसमें लिख दीजिए वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। आसान है ये। देखिए फिर देखिए ख, अनुप्रास अथवा यमक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। अनुप्रास का मतलब जहाँ पे वर्णों की, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जो है तरणी तनुजा तमाल तरुवर बहुचाए, या रघुपति राघव राजा राम, तपपति तपावन सीताराम, ये चारू चंद्र की चंचल किरण खेल रही है जलथल में। इस प्रकार से जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। फिर यमक अलंकार, यमक अलंकार का मतलब होता है, यमक का मतलब है युगल या जोड़ा। जहां पर जोड़ा है वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक के सोगुनी मालिकता दिखाए, वा खाए बोराए, जग पाए बोराए। तो जहां पे कनक कनक दो बार आया है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो आपके ये समझ में आ गया अच्छी प्रकार से। आगे चलते हैं। गै चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण सही उदाहरण लिखिए। देखिए चौपाई जो है इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्रा होती है। तो इसमें चौपाई कोई भी लिख दीजिए, वो आपका हो जाएगा। ये सम्मात्रिक छंद है। दोहा जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। इसमें कोई भी देखिए रहीमदास जी का दोहा लिख दिया, कोई सी और का लिख दिया, रहीमन असवार नैन डरी दिए तो दोहा प्रकट कर दे ही जय ही निकारो गाते कहते थे किसने वेद कही थे। जो भी आपको याद है बिहारी लाल का वो कर दीजिए। फिर देखिए नगर में व्याप्त गंदगी दूर करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए। पहले आप जो है जिसके नाम लिखा है उसका नाम लिखेंगे और उसके नीचे एप्लीकेशन लिख देंगे आपको, और बाद में जो है अपना क्या कहेगा लिख देंगे, पूरा पता लिख देंगे। इसमें से दोनों में से आप कोई से बैंक में लोन लेने के लिए बैंक प्रबंधक महोदय के नाम, उस बैंक का नाम, और फिर जो भी जिसके कारण लोन लेना वो लिख देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निम्न लिखिए। देखिए पहले तो जो है सबसे पहले जो है प्रस्तावना या रूपरेखा। रूपरेखा में जितने हेडिंग है सारे लिख देंगे हम, 5-4 हेडिंग लिख दीजिए उसमें। और प्रस्तावना और उपसंहार समय में आता है। जिस विषय में कह रहे हैं उसके विषय में प्रस्तावना लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और उपसंहार में जो बातें सारी है उसका निचोड़ उसमें दे देते हैं। देखिए ये विज्ञान का चमत्कार आप जो है पहली क्लास से, पहली का दूसरी 5वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देश प्रेम के बारे में आप जानते हैं। त्योहार में कोई भी त्योहार आए जो भी आपको अच्छा लगता हो, उसमें दीपावली है, होली है और रक्षाबंधन है, जो भी आप जिस त्योहार के बारे में जानते हो उसमें चेप दिया आप। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर है मेरा प्रिय कवि। मेरा प्रिय कवि का मतलब है किसी भी कवि के बारे में बताना। तो कवि को आपने जो भी जीवनी आपने याद कर रखे होगे उसे लिख देना, आपको अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे।
देखिए मैंने आपको जो है पेपर के साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी बताया है। और अगर आप पेपर को पूरा हल करेंगे, शर्त यह है आप पेपर को पूरा हल करें और सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो आपके अच्छे से अच्छे अंक लाने में कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों ऐसी ही वीडियो जो है आपको और भी भेजी जाएगी। आप जो है वीडियो को जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।